हेलो। तो कैसे हैं आप सब और आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है? क्या पढ़ाई बहुत मस्त तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही है? नहीं चल रही है तो कर लो भाई। क्यों? क्योंकि पेपर आने वाला है। बहुत ये जो टाइम है ये बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इस टाइम में अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी जैसे जैसे टाइम आपका पास होता चला जाएगा आपके सर के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि इतना सारा सिलेबस सर कैसे करेंगे, इतने सारे टॉपिक्स कैसे पढ़ेंगे। तो आपके स्ट्रेस को कम करने के लिए, आपके बोझा को कम करने के लिए हम आप लोगों के लिए कंटिन्यूअसली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेके आ रहे हैं, ताकि आप केवल इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर ले और आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सके। तो अगर आप लोगों ने बेटा प्लेलिस्ट को विजिट नहीं करा ना, तो आप लोग जाओ प्लेलिस्ट को विजिट करो। देखो उसमें कितने सारे जो है हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि ये जो 2 महीने का टाइम आपके पास बचा हुआ है, इन 2 महीने में केवल और केवल आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही लगाना है। अगर आपने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा है, पूरे साल आपने कुछ नहीं करा है, बट इन 2 महीने में अगर आपने इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया, इनको याद कर लिया, तो डेफिनेटली आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। ये गोविंद सर की गारंटी है। तो इसी वीडियो में बेटा हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, और ये हमारा पार्ट 4 है। पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड में ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड नहीं देखा है तो सबसे पहले पार्ट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड को देखिए, सीखिए, प्रैक्टिस करिए, ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। और जैसे कि सर ने आपको बोला था, हम 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की भी सीरीज ला चुके हैं। 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल्स है बेटा, है ना, उन न्यूमेरिकल्स की सीरीज भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है आप लोगों के लिए, ताकि आपको 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करना है और 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस एंड डेफिनेशंस करना है। अगर आपने 50 और 100 करीब करीब 150 क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए, तो बेटा कोई नहीं रोक सकता कि आपके 90 नंबर ना आए फिजिक्स में। प्रैक्टिकल में आएंगी, प्रैक्टिकल का थ्योरी का देखे टोटल आपका 90% मार्क्स आ जाएगा फिजिक्स में, ये मेरी गारंटी है। तो क्यों ना इन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस की जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वही हमारा एक आप लोगों से रिक्वेस्ट होता है, बेटा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए उस टॉपिक को भी लिखिएगा। अगर आपको पार्ट 5 चाहिए इसका, क्योंकि अभी 6-7 पार्ट तक हम इस सीरीज को लेके चलेंगे, क्योंकि अभी हमने 3 पार्ट करे। 3 पार्ट में करीब हमने अभी तक 20 से 25 क्वेश्चन हम लोगों ने निपटाए हैं। 20-25 क्वेश्चन अभी हमारे पास और रिजर्व में है। तो करीब करीब आप मान के चलिए 7 से 8 सीरीज जो है इसमें चाहिए हमें। इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आने वाला बेटा, ऑल इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। एक ही वीडियो में ऑल इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, पूरी चैप्टर में से जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है उसका एक वीडियो आने वाला है बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए। बहुत ही जल्दी जो है एक वीडियो आने वाला है जिसमें हम ऑल इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस फर्स्ट बुक और सेकंड बुक में से जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है बेटा वो लेके आएंगे। ठीक, तो मैथमेटिक्स एनालिसिस में बेटा आपको जो कंटेंट्स मिलता है वो एकदम सॉलिड कंटेंट्स मिलता है, किसी के जैसे, किसी अदर चैनल के जैसे नहीं कि भैया लगा दिए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसमें करा रहे 2 क्वेश्चन और बाकी कह रहे पेड कोर्स ले लो आप लोग, है ना। ऐसे ही चल रहा है, 2 क्वेश्चंस करा देंगे और कहेंगे आप पेड कोर्स ले लो, उसके अंदर हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे। बट यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको दिया जा रहा है सारा कंटेंट। उसके लिए हम आप लोगों से एक भी पैसा चार्ज नहीं कर रहे हैं। बस आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको कुछ देना है तो वीडियो को भर भर के प्यार दे दीजिए, उसमें हम लोग खुश है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि अब का जो टाइम है, ये जो टाइम है आप लोगों का, ये बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस टाइम को आप जितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज करेंगे वो आपके लिए अच्छा रहेगा।
ठीक, देखिए हमने इससे पहले हमने कोई क्वेश्चंस डिस्कस किया था, ये सारे उनके सॉल्यूशंस है। तो अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए बेटा, तो पीडीएफ के लिए आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, है ना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल को जुड़िए, वहाँ पे आपको सारा पीडीएफ जो नोट्स वगैरह जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम आज के सीरीज का पहला क्वेश्चन, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं बेटा, वन शॉट वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, आप जाके वन शॉट वीडियो को देख सकते हैं। वन शॉट वीडियो देखेंगे, उसमें डिटेल में हर एक टॉपिक को हमने एक्सप्लेन किया है, तो उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे हम कितना बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना है वही करवाएंगे। ठीक है, तो देखिए फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। देखो फैराडे ने विद्युत चुंबकीय संबंधी 2 नियम दिए थे। कितने नियम दिए भाई? 2 नियम दिए थे। ओहो सर, बहुत सुंदर। अच्छा, 2 नियम कौन कौन से हैं उसके बारे में डिस्कशंस करते हैं। तो फैराडे का आता है प्रथम नियम। प्रथम नियम आप यहां पे लिख दीजिएगा कि फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी 2 नियम है, जिसमें प्रथम नियम है। प्रथम नियम में उन्होंने किसको एक्सप्लेन किया? प्रथम नियम में उन्होंने एक्सप्लेन किया है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के को डिफाइन किया कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या है। तो देखो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, मैं समझा देता हूं यहां पे एक बार थोड़ा सा। ठीक, देखो एक कुंडली है, अगर इस कुंडली के चारों ओर अगर हम एक मैग्नेट को क्या करते हैं, गति कराते हैं, इस मैग्नेट को ले जाते हैं इस कुंडली की तरफ, इस कुंडली की तरफ इस मैग्नेट को लेके जाते हैं, तो जब इस कुंडली से वध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है बेटा, परिवर्तन होता है। क्योंकि जैसे जैसे इस मैग्नेट को इसके पास लेके जाएंगे तो क्या होगा, तो इस कुंडली से जो भी चुंबकीय क्षेत्र निकलेंगे उसका नंबर बढ़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा। चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, फ्लक्स में परिवर्तन होगा, फ्लक्स भी बढ़ेगा आपका। परिवर्तन का मतलब बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो जब इस कुंडली से बद चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स में चेंज होता है, तो क्या होता है, इस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। क्या होता है, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है इस कुंडली में, और उस विद्युत वाहक बल के कारण इस कुंडली में क्या होता है, एक धारा प्रेरित होता है। क्या होगा, एक धारा प्रेरित होगा, और इस पूरी जो घटना है, इस घटना को हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ओहो सर, बहुत सुंदर। तो इसी की डेफिनेशन में यहां पे लिखेंगे कि इस प्रथम नियम के अनुसार जब किसी कुंडली से बद जब किसी कुंडली से बद चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो कुंडली में एक धारा अथवा या लिख सकते हैं आप यहां पे, या विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, तो प्रथम नियम में किसकी डेफिनेशन लिखेंगे, तो फर्स्ट लॉ में हम डेफिनेशन लिखेंगे कि कुंडली से जब चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है बेटा, परिवर्तन होता है, तो कुंडली में एक धारा या विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है या होता है। तो इस घटना को ही हम सिंपली विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। कब तक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जब तक कि आप चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे। जब तक कि कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तब तक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। जब विद्युत चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन बंद हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा, कुंडली में धारा प्रवाहित नहीं होगा या विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होगा। ठीक, तो ये आप इसके आगे लिख सकते हैं कि विद्युत वाहक बल
तब तक उत्पन्न होगा जब तक कि कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। इतनी बातें समझ में आ रहा है? आप लिखिएगा, इन सारे आंसर्स को लिखिएगा अपने नोटबुक में, ठीक है, आंसर को लिखिएगा नोटबुक में। अच्छा, द्वितीय नियम क्या है भाई? तो इसका द्वितीय नियम है, ये तो क्या प्रथम नियम, अब द्वितीय नियम है, द्वितीय नियम, देखो द्वितीय नियम में क्या कहा गया है, सेकंड लॉ में क्या कहा गया है? सेकंड लॉ में ये कहा गया है कि अब प्रथम नियम ने कहा कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, अब सेकंड नियम में ये कहा गया है कि कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, कितना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना इसके अंदर इंड्यूस होगा, वो आपको निकालना है। तो उसको किससे निकालेंगे? उसको निकालेंगे द्वितीय नियम का यूज करके, ठीक। तो सेकंड नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार विद्युत वाहक बल विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है, ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ये सेकंड नियम है इसका कि कुंडली में जो विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा भाई, इस विद्युत वाहक बल का जो मान है वो चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन हुआ है उस परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होगा। तो इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली इलैबोरेट करेंगे हम लोग, मैथमेटिकली क्या करेंगे भाई, इलैबोरेट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, अतः EMF E is equal to that is minus d phi over dt, क्या लिखेंगे इसको, माइनस d phi over dt लिखा जाएगा। अब यहां पे जो ऋणात्मक चिन्ह है बेटा, ये ऋणात्मक चिन्ह लेंज के नियम को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? ये लेंज के नियम को प्रदर्शित करता है। और लेंज का नियम क्या कहता है? लेंज का नियम ये कहता है कि जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की जो दर है और जो विद्युत वाहक बल है, ये एक दूसरे को क्या करता है, ये एक दूसरे का विरोध करते हैं। या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो विद्युत वाहक बल है वो सदैव चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। क्या करेगा भाई, विरोध करेगा, उसको अपोज करेगा। तो यहां पे लिख दीजिएगा ऋणात्मक साइन, चिन्ह जो है नेगेटिव चिन्ह लेंज के नियम को प्रदर्शित करता है, लेंज के नियम को प्रदर्शित करता है। क्या जिसको प्रदर्शित करता है भाई, लेंज के नियम को प्रदर्शित करता है। चलिए इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट करेंगे क्योंकि 3 नंबर में क्वेश्चन है तो थोड़ा सा और इलैबोरेट कर देंगे हम इसको, ठीक। यदि कुंडली में n फेरे हैं, कुंडली में कितने फेरे हो भाई, n फेरे हो। अगर कुंडली में n फेरे हैं तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में आपका EMF हो जाएगा बेटा E इज इक्वल टू माइनस डी फाई ओवर डी टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस डी फाई ओवर डी टी हो जाएगा। ओह सर बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, ठीक है। अच्छा फाई इज इक्वल टू क्या होता है, फाई इज इक्वल टू क्या था भाई, फाई इज इक्वल टू, अतः फाई इज इक्वल टू आपका होता है, सॉरी चुंबकीय फ्लक्स फाई इज इक्वल टू होता है बी इंटू ए, बी इंटू ए। तो अब यहां पे लिख सकते हैं ईएमएफ को, तो ईएमएफ ई इज इक्वल टू माइनस एन डी ओवर डी टी बी इंटू ए, बी इंटू ए। तो ए लेट से अगर कांस्टेंट है, ए का मान मान लेते हैं नियत है, कुंडली का क्षेत्रफल हमारा नियत है,
और चुंबकीय क्षेत्र आपका परिवर्तित हो रहा है, तो उस केस में ईएमएफ को लिखा जाएगा माइनस एन ए डी बी ओवर डी टी। और डी बी ओवर डी टी को हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस एन ए डी बी, डी बी का मतलब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन कितना भैया बी2 माइनस बी1 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी भी आप इसको लिख सकते हैं, दैट इज ईएमएफ ई। क्या जाएगा ईएमएफ ई इज इक्वल टू माइनस एन फाइव ब्रैकेट में बी2 माइनस बी1 बाय डेल्टा टी। देखो इस एक्सप्रेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये वाला जो एक्सप्रेशन आपका लिखा हुआ है इस एक्सप्रेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ईएमएफ ई इज इक्वल टू माइनस का एन फाइ2 माइनस फाइ1 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी लिखो या टी लिख सकते हो। ठीक, तो ये हो गया हमारा सेकेंड लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म। ठीक, इस तरीके से हम सेकेंड लॉ को मैथमेटिकली क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है, इतनी बातें समझ में आ रहा है भाई। चलिए बात करते हैं सेकेंड लॉ की। अच्छा, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो अब ले सकते हैं भाई, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो अब ले लीजिए जल्दी से। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको लिखा है ताकि आपको बहुत जल्द जो है ये याद हो जाए। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक, इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर किसी को लेना है। ठीक, जब मैं साइड हो जाता हूँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया करिए आप लोग। ठीक, चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। आज के सीरीज में सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन, प्रश्न धारावाही लंबी परिनालिका के 100 प्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए। 100 प्रेरकत्व का क्या करना है, सूत्र स्थापित करना है। क्वेश्चन देखिए 2017 में भी आया, 18 में भी आया, 19 में भी आया, 20 में भी आया, 22 में भी आया और 24 में भी आया है। मतलब क्वेश्चन कंटिन्यूअसली अब देखो हर साल पूछा गया है, तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इसलिए कह रहा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं ना, आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए। अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे बेटा डेफिनेटली 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप बहुत पहले से पढ़े, आपकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छी है, तो आप 99% भी ला सकते हैं। अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है आपने, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है फिजिक्स में और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर कर लेते हैं बेटा 90% ला सकते हैं आप। 90% बिना कुछ ज्यादा प्रिपरेशंस के केवल इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ लो, प्रैक्टिस कर लो बस। ठीक है, चलिए धारावाही लंबी परिनालिका के 100 प्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए। देखो सूत्र निकालना, सूत्र स्थापित करना है। एक लंबी परिनालिका है, उसका 100 प्रेरकत्व निकालना है। तो हमने कहा मान लो एक लंबी परिनालिका है, एक लंबी परिनालिका है और इस लंबी परिनालिका का आपको 100 प्रेरकत्व ज्ञात करना है। ठीक, तो हमने कहा मान लो इसको हमने 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो इसमें से करंट फ्लो हुआ कितना भाई, आई। जब इसमें से आई करंट फ्लो होगा तो इस कुंडली में, इस परिनालिका के अंदर क्या होगा भाई, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इसमें एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा इस तरीके से, इस तरीके से इसके अंदर क्या बनेगा भाई, एक चुंबकीय क्षेत्र बी बनेगा। कितना बनेगा चुंबकीय क्षेत्र, तो हमको पता है क्योंकि परिनालिका, क्योंकि एक कुंडली होता है, एक क्या कहते हैं सोलेनॉइड होता है ना, लंबी परिनालिका है ये। और लंबी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला आपको पता है, अगर नहीं पता तो मैं बता दूंगा, B = μ0 होता है, याद कर लेना है आपको। डेफिनेशंस के अलावा जितने भी फॉर्मूलेज है ना उसको अच्छे तरीके से आप याद करिए। फॉर्मूला याद करेंगे ना तो कोई नहीं रोक सकता आपको अच्छे नंबर्स लाने से, क्योंकि हम फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में इसलिए कमजोर रह जाते हैं, इसलिए हमसे फिजिक्स और मैथमेटिक्स नहीं हो पाता है, क्योंकि फिजिक्स और मैथमेटिक्स के फॉर्मूलेज हमें याद नहीं होते हैं, और फॉर्मूला याद नहीं होता तो डेफिनेशंस नहीं बनता है, डेरिवेशंस नहीं बनता है, और उसके अलावा फिर न्यूमेरिकल्स भी नहीं बनते। इसलिए हम कहते हैं कि फिजिक्स हमारे लिए बहुत टफ हो जाती है, क्योंकि हमसे ना न्यूमेरिकल्स हो पाता है और ना ही हमसे डेरिवेशंस हो पाता है, क्योंकि हमें फॉर्मूलाज ही नहीं याद होते। फॉर्मूला याद होता तो डेरिवेशंस इजी होता था। इसलिए बेटा 2 महीने का समय बचा हुआ है, जितने भी फॉर्मूलाज हैं अब याद कर लीजिएगा उन सारे फॉर्मूलेज को। वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, उस पर देख लीजिएगा चैनल पे। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं हम यहां पे कुछ डेटा मान लेते हैं। माना L जो है वो परिनालिका की लंबाई है, परिनालिका की लंबाई है। ठीक, अच्छा A क्या है, A मान लेते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल।
अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। मान लेते स्मॉल एन प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। तो ये स्मॉल एन जो है वो आपका कैपिटल एन बाय एल बी हो जाता है। ठीक है, अगर इस परिणालिका में मान लो आई धारा अगर प्रवाहित हो रही है तो उस केस में इस परिणालिका के अंदर कितना चुंबकीय क्षेत्र बनेगा? अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे बेटा, जल्दी से बताएंगे फॉर्मूला कमेंट सेक्शन में। ठीक, तो देखिए, अतः परिणालिका, अतः परिणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, परिणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कितना? तो परिणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होगा B इज इक्वल टू दैट इज म्यू नॉट एन आई। क्या जाएगा? म्यू नॉट एन आई। ठीक, एन जो है प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। अच्छा, इस कुंडली में से अगर इतने बल रेखाएं गुजर रहे हैं तो चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा? तो हमने कहा देखो चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा तो कुंडली से बद्ध या परिणालिका से बद्ध, परिणालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स कितना? तो फाई इज इक्वल टू आपका जो बी इंटू ए और कॉस थीटा, थीटा यहां पे हम कंसीडर करेंगे, थीटा क्या कंसीडर करेंगे बेटा? 0 डिग्री कंसीडर करेंगे, क्योंकि जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होगा उसी डायरेक्शन में आपका क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा। देखो कैसे, तो ये आपका इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी आपका इसी डायरेक्शन में होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो एंगल बनेगा आपका 0 डिग्री। तो थीटा हम यहां पे यूज करेंगे 0। तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा बी ए कॉस, बी का वैल्यू कितना भाई? बी आपका है म्यू नॉट एन आई ए कॉस 0, कॉस 0। ओह सर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसको उठा के यहां पे रख दो। ठीक, बी ए कॉस 0 का वैल्यू हो जाएगा 1, तो ये आपका जगह यहां पे बेटा म्यू नॉट एन आई ए, दैट इज दी फाई, म्यू नॉट एन आई ए। ठीक, अच्छा, अब 100 प्रेरकत्व निकालना है, तो 100 प्रेरकत्व का फॉर्मूला क्या होता है? एल का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक, तो 100 प्रेरकत्व, अतः कुंडली का 100 प्रेरकत्व, कुंडली का 100 प्रेरकत्व होता है बेटा एल, इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और एल इज इक्वल टू होता है आपका एन फाई अपॉन आई। क्या था इसका फॉर्मूला कुंडली का? 100 प्रेरकत्व जो होता है बेटा एल इज इक्वल टू होता है एन फाई अपॉन आई। एन फाई को आप किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे? आई से डिवाइड करेंगे। फाई का वैल्यू यहां पे रिप्लेस कर दीजिएगा, तो फाई का वैल्यू इसमें रिप्लेस करेंगे, सॉरी, ठीक, फाई का वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो आपका एल इज इक्वल टू जो बेटा एन फाई आपका है म्यू नॉट एन आई ए अपॉन आई। तो हमने कहा आई से आई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे? तो म्यू नॉट एन स्मॉल एन इंटू ए। तो हमने कहा स्मॉल एन के टर्म्स में अगर इसको लिखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट, इस कैपिटल एन को लिख सकते हैं एन इंटू एल इंटू एन इंटू ए। तो हमने कहा इसको अब लिख दीजिए म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 100 प्रेरकत्व एल, दैट इज म्यू नॉट एन आई स्क्वायर, सॉरी एन स्क्वायर एल इंटू ए हो जाएगा। ठीक हो गया? तो ये हो गया कुंडली का 100 प्रेरकत्व है, कुंडली का
100 प्रेरकत्व L इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू ए। कैपिटल एन के टर्म्स में अगर आप इसको लिखना चाहें तो कैपिटल एन के टर्म्स में इसको लिख सकते हैं आप। देखो म्यू नॉट कैपिटल एन, इस स्मॉल एन की जगह आप लिख दीजिए बेटा कैपिटल एन अपॉन एल इंटू ए। तो ये आपका जगह यहां से देखो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, दैट इज द कैपिटल एल, दैट इज द कैपिटल एल। तो कैपिटल एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन क्या जाएगा आपका एल हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? अगर यहां तक समझ में आ रहा है तो आप बता दीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बहुत सिंपल तरीके से सबसे पहले आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके आपको मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है। मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने के बाद आप जस्ट क्या लगाएंगे, कुंडली का स्वप्रेरकत्व का फॉर्मूला लगाएंगे, L इज इक्वल टू एन फाई अपॉन आई हो जाएगा और इसी से आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, जस्ट थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, ठीक, वो तो आप कर ही लेंगे क्योंकि इतना करने में आप माहिर है। देखो अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा दीजिए, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है इसमें? अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा आपको देना है और इसको सिद्ध करना है। किसको सिद्ध करना है भाई? क्या सिद्ध करना है? सिद्ध कीजिए हेनरी बटा मीटर इज इक्वल टू न्यूटन बटा एम्पियर स्क्वायर। यह सिद्ध करना है हेनरी बटा मीटर, हेनरी बटा मीटर बराबर न्यूटन बटा एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन बटा एम्पियर स्क्वायर। क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है। कह रहे कि अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये तीसरा क्वेश्चन है आज के सेशन का, ठीक है। अच्छा देखो, जब हम बात करते हैं अन्योन्य प्रेरकत्व के, ठीक, तो अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होता है, इसके डेफिनेशंस क्या होगा कि जब हम एक कुंडली में क्या करते हैं, एक कुंडली में जब हम धारा को परिवर्तित करते हैं तो उसकी वजह से दूसरे कुंडली में क्या होता है, एक धारा प्रेरित होता है। ठीक, दो कुंडली है, जैसे समझो इसको फिनोमेना को, ये कुंडली है मान लो, और इस कुंडली को हमने किससे कनेक्ट कर दिया भाई, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास दूसरी कुंडली है, ये हमारे पास एक दूसरी कुंडली है, ठीक, और इस दूसरी कुंडली को हमने किससे कनेक्ट कर दिया भाई, एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। हमने कहा देखो इस फर्स्ट कॉइल में, इस प्राइमरी कॉइल में जब आप करंट फ्लो करोगे और इस करंट को आप चेंज करोगे, अब धारा को परिवर्तित करोगे, तो इस धारा की वजह से क्या बनेगा यहां पे, सबसे पहले तो बनेगा एक मैग्नेटिक फील्ड। क्या बनेगा भाई, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इस तरीके से। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड में जब आप क्या करोगे, परिवर्तन करोगे, मैग्नेटिक फील्ड को आप चेंज करोगे। कैसे चेंज करोगे मैग्नेटिक फील्ड को, आप इस धारा को चेंज करके चुंबकीय क्षेत्र में जब आप परिवर्तन करते हैं तो इसके द्वितीय कुंडली में, इसके पास जो दूसरा कुंडली रखा हुआ है, इस द्वितीय कुंडली में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, जिसकी वजह से अगर कुंडली आपका ये जो परिपथ अगर ये बंद है तो इस पूरे परिपथ में क्या होगा, एक धारा प्रेरित होगा। और इस फिनोमेना को, इस पूरे घटना को हम सिंपली क्या बोलते हैं, अन्योन्य प्रेरण बोलते हैं। बट प्रेरकत्व को परिभाषित करना है, यहां पे ध्यान रखिएगा बेटा। ठीक, अब इन दोनों कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व कितना है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो उसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे। देखो उसकी परिभाषा लिखा जाएगा सिंपल, अरे भैया अरे भैया अरे भैया, अरे यार क्या हो रहा है, इसको मुझे करना था, मुझे चलो ठीक है, नहीं होगा ये कि इसने दूसरा उसमें है ना, ठीक है चलो छोड़ो। देखो तो हम इसके अन्योन्य प्रेरकत्व को परिभाषित करेंगे, तो परिभाषित करने के लिए बार बार क्या हो जा रहा है, फ्लो तोड़ दे रहा है पुराने का।
देखो ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पे लिखते हैं अन्योन्य प्रेरकत्व का सूत्र। क्या लिखेंगे बेटा? अन्योन्य प्रेरकत्व का सूत्र लिखा जाएगा सबसे पहले। ठीक, तो अन्योन्य प्रेरकत्व बराबर क्या होता है? अन्योन्य प्रेरकत्व म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो वो M इज इक्वल टू होता है बेटा, M इज इक्वल टू होता है माइनस E का मॉड डिवाइडेड बाय DI ओवर DT, माइनस E का मॉड डिवाइडेड बाय DI ओवर DT होता है। ठीक, ये फॉर्मूला होता है। तो हमने कहा यदि मान लेते हैं DI ओवर DT इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड, कितना है? 1 एम्पियर पर सेकेंड। मतलब अगर हम इस कुंडली में, इस प्राथमिक कुंडली में अगर हम 1 एम्पियर पर सेकेंड की दर से क्या करते हैं? धारा को परिवर्तित करते हैं, तो इस द्वितीय कुंडली में क्या उत्पन्न होगा भाई? एक ईएमएफ उत्पन्न होगा, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो हमने कहा इस कुंडली में जितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा उसी विद्युत वाहक बल को हम सिंपली क्या बोलेंगे? अन्योन्य प्रेरकत्व बोलेंगे M। तो M इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज E का मॉड। M इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज E का मॉड। अरे बस समझिए, दोबारा से रिपीट करता हूं, दोबारा से समझिए कि जब इस प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर पर सेकंड की दर से क्या करते हैं? धारा परिवर्तित करते हैं, और 1 एम्पियर पर सेकंड की दर से धारा परिवर्तित करने पर द्वितीय कुंडली में जितना भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा उस विद्युत वाहक बल के मान को ही हम सिंपली क्या बोलेंगे? अन्योन्य प्रेरकत्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? अन्योन्य प्रेरकत्व बोलेंगे। तो हम लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, अतः अन्योन्य प्रेरकत्व उस विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है, संख्यात्मक मान के बराबर होता है, बराबर होता है जो प्राथमिक कुंडली में एक एम्पियर पर सेकंड की दर से काली को ऊपर लिख दो, ऊपर लिख देता हूं क्योंकि ये बीच में आ गया, नहीं हट नहीं रहा यहां से। 1 एम्पियर पर सेकंड की दर से धारा परिवर्तन करने पर उत्पन्न होता है, धारा परिवर्तन करने पर उत्पन्न होता है। ये डेफिनेशन है स्वप्रेरकत्व की। ठीक, तो अन्योन्य प्रेरकत्व के अन्योन्य प्रेरकत्व उस विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है जो प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर पर सेकंड की दर से धारा परिवर्तन करने पर उत्पन्न होता है। ठीक, सिंपल सा डेफिनेशन लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आपको यह प्रूफ करना है कि हेनरी बटा मीटर इज इक्वल टू न्यूटन बटा एम्पियर स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है। देखो, हेनरी बटा मीटर इज इक्वल टू न्यूटन बटा एम्पियर का स्क्वायर। ये कैसे प्रूफ करेंगे? इसको प्रूफ करना है, इसको सिद्ध करना है भाई। इसको सिद्ध कैसे करेंगे? तो इसको सिद्ध करने के लिए सिंपली हमने फंडा क्या लगाना है? हमने फंडा यहां पे यूज करना है। ठीक, देखो हेनरी किसका मात्रक होता है? स्वप्रेरकत्व का होता है। हेनरी किसका मात्रक होता है? स्वप्रेरकत्व का होता है। मीटर किसका मात्रक है भाई? लंबाई का मात्रक है, एल। ठीक, तो अगर देखो, अगर हम बात करें तो एल बराबर क्या होता है? एल बराबर होता है आपका स्वप्रेरकत्व होता है आपका, ठीक, आप इसको ऐसे भी ले लो, एम से निकालो,
अब ये m का जो मैंने फॉर्मूला लिखा था, देखो विद्युत वाहक बल EMF इज इक्वल टू माइनस m DI ओवर dt, DI ओवर dt। देखो यहां पे m क्या हो जाएगा बेटा, m इज इक्वल टू हो जाएगा आपका EMF डिवाइडेड बाय DI ओवर dt। माइनस साइन को हटा दो, माइनस साइन क्योंकि लेंज लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हटा दो यहाँ पे इसको, इसका कोई काम नहीं है, ठीक। यहां पे लिख देना हम जानते हैं। देखो इसका मात्रा क्या हो गया हेनरी, H हिंदी में लिख देता मैं हेनरी, हेनरी। इसका मात्रा क्या हो गया वोल्ट, बटा धारा का मात्रक हो गया एम्पियर और टाइम का मात्रक हो गया सेकंड। तो सेकंड ऊपर चला जाएगा तो वोल्ट सेकंड हो जाएगा, क्या जाएगा वोल्ट सेकंड हो जाएगा। तो वोल्ट सेकंड बटा एम्पियर हो जाएगा। अच्छा वोल्ट को क्या लिख सकते हैं, देखो V बराबर होता है बेटा, V बराबर होता है W इंटू क्यू, W इंटू क्यू होता है। तो W इंटू क्यू, तो W को क्या लिख सकते हैं हम जूल, ये हमारा हो गया सेकंड, ठीक है। सॉरी ये होता है बेटा बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो W इज इक्वल टू होता है आपका, V इज इक्वल टू होता है W बाई क्यू, तो ये था जूल बटा सेकेंड, जूल बटा सेकेंड। तो वोल्ट को क्या लिख सकते हैं हम, जूल बटा सेकेंड लिख सकते हैं, या वोल्ट इंटू सेकेंड। देखो ये वोल्ट हो गया आपका, तो वोल्ट की अगर हम सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा जूल। तो वोल्ट सेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं, जूल लिख सकते हैं। तो इसकी जगह अगर हम इसको जूल लिखते हैं तो ये हमारा जूल हो जाएगा भाई, वोल्ट सेकेंड को क्या लिखा जाएगा भाई, जूल लिखा जाएगा, जूल बटा एम्पियर, जूल बटा एम्पियर। अच्छा जूल को क्या लिखा जाएगा, अगर जूल को न्यूटन में लिखें तो यहां पे हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू F इंटू एस, W इज इक्वल टू F इंटू एस होता है। W का मात्रक होता है जूल, F का मात्रक होता है बेटा न्यूटन और S का मात्रक होता है मीटर। तो जूल को हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर लिख सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है लिख दो, तो हमने कहा हेनरी इज इक्वल टू ये आपका जो न्यूटन मीटर बटा एम्पियर। हमने कहा इस मीटर को इस हेनरी के डिवाइड में ले जाओ, इस मीटर को हेनरी के डिवाइड में ले जाओ तो क्या आ जाएगा यहां से, तो ये आपका जाएगा हेनरी बटा मीटर बराबर, इधर यहां पे बचेगा ऊपर आपका न्यूटन, नीचे बचेगा आपका एम्पियर। तो ये न्यूटन बटा क्या आ जाएगा आपका एम्पियर, ठीक। और यही हमें क्या करना था क्वेश्चन में, प्रूफ करना था। यही क्वेश्चन में क्या करना था भाई, प्रूफ करना था कि हेनरी बटा मीटर जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन बटा एम्पियर लिख सकते हैं। तो इसका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन आपका 2 नंबर या 3 नंबर में क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था आपसे। तो इतना ही जो है इसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, इससे ज्यादा हमें लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेंज का नियम लिखिए, क्या यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। क्वेश्चन 2016, 17, 15, 18 और 24 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। लगभग कुछ सालों से क्वेश्चन जो है आपका रिपीट, 15, 16, 17, 18 तक 4 साल तक रिपीट हुआ है। इसके बाद 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो 2025 में इसके आने की संभावना जो है ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ये कंटिन्यूसली यहाँ पे क्वेश्चन 4 साल तक रिपीट हुआ था। तो लेंज का नियम क्या है, लेंज का नियम लिखना है। तो लेंज का नियम ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, लेंज का नियम होता क्या है, तो इसके डेफिनेशन क्या लिखेंगे। तो लेंज का नियम होता है बेटा, लेंज का नियम, तो लेंज का नियम होता है कि जब हम किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो उस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और उस विद्युत वाहक बल की जो दिशा है वो सदैव उस दिशा में वो खुद को प्रेरित करता है, ताकि वो चुंबकीय फ्लक्स में क्या कर सके, चुंबकीय फ्लक्स की जो परिवर्तन की जो दर है, उस चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर का क्या कर सके, वो विरोध कर सके। तो हम इसको ऐसे करते हैं, कहते हैं लेंज के नियम को कि विद्युत वाहक बल जिसके कारण
उत्पन्न हुआ है, जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुआ है, वो सदैव उसी कारण का क्या करता है, विरोध करता है। तो विद्युत वाहक बल क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुआ है, इसलिए वो विद्युत चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन का ही क्या करता है, विरोध करता है, और इसी को हम लेंज का नियम कहते हैं। तो सिंपल सा इसका डेफिनेशन है, विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है, उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुआ है। ठीक है ना। तो विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुआ है। तो अतः आप नीचे लिख सकते हैं, अतः विद्युत चुंबकीय प्रेरण में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है वो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का क्या करता है, ये विरोध करता है। तो आप यहां पे लिखिए, अतः विद्युत वाहक बल सदैव चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है, परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है। तो नीचे हम लिख सकते हैं, अतः जो विद्युत वाहक बल ईएमएफ है दैट इज माइनस d∅/dt, और ये जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन जो है ये लेंज लॉ को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन हुआ है उस परिवर्तन के विरोध को रिप्रेजेंट करता है ये। ठीक, तो ये नेगेटिव साइन लेंज लॉ को रिप्रेजेंट करता है। और आपसे आगे पूछा है क्या यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है या इसका उल्लंघन करता है। तो जो लेंज लॉ है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता है। लेंज का जो नियम है बेटा ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो हम यहां पे लिखेंगे, अतः लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर क्या भाई, आधारित है। ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता है, ये उसी को सपोर्ट करता है और उसी पर आधारित है ये। ठीक है, क्लियर है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन या 2 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा ये आपका, 2 नंबर या 3 नंबर में आपका क्वेश्चन आएगा ये। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस कर लेना है, अच्छे तरीके से याद कर लेना है। जितने भी नियम है बेटा वो सारे नियम आपको याद कर लेना है, जितने भी नियम है वो सारे नियम आपको याद कर लेना है, रट लेना है पूरा नियम। याद नहीं हो रहा, रट लो, एक एक लाइन एक एक वर्ड याद कर लो, क्योंकि नंबर चाहिए ना, कुछ तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा ना। मेहनत नहीं करोगे तो नंबर कहाँ से मिलेंगे, मेहनत करोगे तभी नंबर मिलेंगे, मेहनत करोगे तभी सफलता मिलती है। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। आप सोच रहे हो पेपर से 2 दिन पहले मैं पढ़ के पास हो जाऊंगा, बेटा पास ही हो पाओगे मुश्किल से, वो भी 33 नंबर से 33 मार्क्स ही ला पाओगे अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो, नहीं तो उतने भी नहीं आएंगे। इसलिए मेहनत करो, मेहनत से जो सफलता मिलती है उसी की कद्र होती है भाई। मेहनत से जो सफलता मिलती है उसी की कद्र होती है। बिना मेहनत के अगर सफलता मिली आपको तो उसकी आप कभी भी कद्र नहीं करोगे, बेकदरी होगी उसकी। ठीक, इसलिए मेहनत करो और
खाली इसी में नहीं, जो भी आप लाइफ में करोगे उसमें भी आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक, तो मेहनत करने की आदत डालिए, तभी आप लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं। चलिए आते हैं, क्वेश्चन कौन सा था भैया? ये था आपका चौथा क्वेश्चन, शायद चौथा या पांचवा, मुझे नहीं पता, नंबरिंग में ऐसे डाल दे रहा हूं रैंडमली। ठीक है, ये आपका पांचवा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन में? तो क्वेश्चन कह रहे हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। देखो, अन्योन्य प्रेरण गुणांक बोल लो आप या अन्योन्य प्रेरकत्व बोल लो, बात एक ही है। परिभाषा हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, परिभाषा हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। यहां पे ये अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा है, यही से देख लीजिएगा, ये आपका डेफिनेशन है। अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक, बात एक ही है। ठीक, यहां से इसके डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। तो डेफिनेशन इस वाले क्वेश्चन में मैं नहीं लिख रहा हूं, इस वाले क्वेश्चन में मैं डेफिनेशन लिखूंगा, आगे जो डेरिवेटिव पार्ट है वो करते हैं हम लोग, है ना। दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। समतल कुंडलियों के लिए है भाई, किसके लिए? समतल कुंडलियों के लिए। क्वेश्चन 2015 में भी आया, 17 में भी आया, 18 में भी आया है, 19 में भी आया है, 22 में भी आया है और 23 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। करीब 6 साल से आया, 24 में नहीं आया, तो प्रोबेबली क्वेश्चंस 2025 में रिपीट हो सकता है, हो सकता है प्रोबेबली क्वेश्चंस 2025 में रिपीट हो जाए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन में मैं क्या लिखना है? डेफिनेशन आप इससे पहले वाले पार्ट से लिख लीजिएगा, सेम एज इट इज डेफिनेशन है, बार बार नहीं लिख रहा हूं, टाइम वेस्ट होता है उससे। दो समतल कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व, दो समतल कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व। ठीक है, देखिए दो कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व, देखिए क्या होता है दो कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व। देखिए सिंपल, तो दो समतल कुंडली है, मान लो ये कुंडली है भाई, और इस कुंडली को हमने किससे कनेक्ट कर दिया? एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। इस कुंडली को हमने किससे कनेक्ट कर दिया? एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। और इसी के पास में हमारा एक दूसरा कुंडली भी है, इसी के पास में हमारा दूसरा कुंडली भी है, और इस दूसरे कुंडली को हमने किससे कनेक्ट कर दिया भाई? इस दूसरे कुंडली को हमने कनेक्ट कर दिया एक गैल्वेनोमीटर से, एक धारा मापी से, जी से, ताकि हम धारा को क्या कर सके? मेजर कर सके। ठीक, देखो अगर हम, ये हमारा प्राथमिक कुंडली है, ये हमारा द्वितीय कुंडली है, इसको प्राइमरी बोलेंगे, उसको सेकेंडरी बोलेंगे। जब आप इस प्राइमरी कुंडली में से क्या करेंगे? धारा प्रवाहित करेंगे। जब इस प्राइमरी कुंडली में से आपका करंट फ्लो होगा, है ना, तो इस प्राइमरी कुंडली में क्या बनेगा भाई? एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। क्या बनेगा भाई? एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, इस तरीके से, लाइक दिस। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किसके प्रोपोर्शनल है? वो करंट के प्रोपोर्शनल है। किसके प्रोपोर्शनल है? करंट के प्रोपोर्शनल है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र B जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू I। तो इसका मतलब अगर आप प्राथमिक कुंडली में धारा में परिवर्तन करते हैं तो प्राथमिक कुंडली में जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो भी परिवर्तित होगा। अब प्राथमिक कुंडली का जो चुंबकीय क्षेत्र है, जब ये द्वितीय कुंडली से पास होगा, क्योंकि उसी के पास में रखा हुआ, एक कुंडली यहां पे, एक कुंडली यहां पे, ये एक दूसरे के बहुत पास में रखे हुए हैं, तो इस कुंडली का जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा इसका, है ना, वो इसमें से पास होगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र समय के साथ परिवर्तित हो रहा है। तो इस द्वितीय कुंडली में से जो भी धाराएं, सॉरी, जो भी चुंबकीय क्षेत्र गुजरेगा उसमें परिवर्तन होगा, तो इसका मतलब द्वितीय कुंडली से वध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और जब द्वितीय कुंडली से वध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इस द्वितीय कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। तो इस पूरी घटना को हम क्या बोलते हैं? इस पूरी घटना को अन्योन्य प्रेरकत्व बोलते हैं। और अन्योन्य प्रेरकत्व का आपको क्या निकालना है? अन्योन्य प्रेरण गुणांक निकालना है, m का वैल्यू निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले कुछ डेटा हम यहां पे लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं भाई, डायग्राम भी बनाना है हर एक क्वेश्चन में, हर एक डेरिवेशन में। तो यहां पे सबसे पहले मान लेते हैं, माना
N1 जो है प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या है, फेरों की संख्या है। N2 मान लेते भाई, N2 क्या, N2 है द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। ओहो सर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अच्छा, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या हो गया हमारा N2। ठीक, नाउ अब मान लेते हैं सबसे पहले कि जो प्राथमिक कुंडली है इसका क्षेत्रफल है A1। A1 प्राथमिक कुंडली का क्षेत्रफल है। ठीक, और A2 जो है वो द्वितीय कुंडली का क्षेत्रफल है, द्वितीय कुंडली का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो प्राथमिक कुंडली का क्षेत्रफल, द्वितीय कुंडली का क्षेत्रफल। ओह सर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत गजब, लाजवाब, बेहतरीन। अच्छा, तो हमने कहा मान लो इस प्राइमरी कॉइल में कितना करंट फ्लो रहा है, I1। I1 जो है वो प्राइमरी कॉइल का करंट हो गया। I1 प्राथमिक कुंडली में धारा हो गया। अगर I1 प्राथमिक कुंडली में धारा है तो इस प्राथमिक कुंडली में कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक, तो प्राथमिक कुंडली की त्रिज्या हम मान लेते हैं, ये जो प्राथमिक कुंडली, इस कुंडली की जो त्रिज्या है मान लेते हैं R1 है, और इस कुंडली की त्रिज्या मान लेते हैं कितना, R2 है। ठीक, तो प्राथमिक कुंडली की त्रिज्या आपका R1 है, तो यहां पे हम बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र की। अतः प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना, तो प्राथमिक कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र का बेटा B1। कुंडली के चुंबकीय, जो वृत्ताकार कुंडली है, वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है उसका सूत्र आपको याद होना चाहिए। B1 बराबर होता है आपका म्यू नॉट N1 I1 अपॉन 2R1। क्या जाएगा, म्यू नॉट N1 I1 अपॉन 2R1। ये प्राथमिक कुंडली का मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है। प्राथमिक प्राइमरी जो कुंडली है, प्राइमरी कुंडली में कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो उसका मान है। ठीक है, तो द्वितीय कुंडली से बद्ध कितना चुंबकीय जो फ्लक्स होगा वो कितना पास होगा द्वितीय कुंडली से, तो द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। देखो द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, तो द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा आपका, द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, तो ये आपका जब φ2, तो φ2 इज इक्वल टू B1A2 इंटू N2, N2 से इसकी मल्टीप्लाई कर देना क्योंकि कुल फ्लक्स हम निकालेंगे, तो N2 B1A2। ठीक, क्योंकि एक फेरे से, जो एक फेरे होंगे, एक फेरे से जो फ्लक्स जाएगा वो आपका जाएगा B इंटू A, क्योंकि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कितना भाई, N2 है, तो यहां पे लिख देंगे N2 φ2 इज इक्वल टू N2 B1A2। B1 का वैल्यू रिप्लेस कर दीजिएगा यहां से, तो आपका जाए N1 म्यू नॉट, सॉरी N2, ये N2 म्यू नॉट N1 I1 अपॉन 2R1 इंटू A2। तो थोड़ा सा इसको हम सिस्टमैटिकली लिख लेते हैं, तो N2 φ2 इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा आपका म्यू नॉट N1 N2 I1 A2 डिवाइडेड बाय 2R1 डिवाइडेड बाय 2R1। ठीक, ये द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा भाई, परिवर्तन होगा, सॉरी चुंबकीय फ्लक्स इतना पास हो जाएगा सेकेंडरी कॉइल से।
तो सेकेंडरी कॉइल के अंदर कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, तो सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ का मान हो जाएगा आपका कितना होगा, सॉरी ईएमएफ नहीं निकाले, हमें क्या निकालना है, सॉरी हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, अरे भाई आजा पीछे, तो इसमें निकालना था अन्योन्य प्रेरकत्व। क्या निकालना था, अन्योन्य प्रेरकत्व। तो दोनों कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक m बराबर क्या होता है, m। तो m बराबर होता है बेटा N2 डिवाइडेड बाय I1। क्या था फॉर्मूला, N2 की द्वितीय कुंडली में से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, उस टोटल फ्लक्स को आपको I1 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। I1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा टोटल म्यूचुअल इंडक्टेंस, M आ जाएगा आपका। तो N2 का ये पूरा वैल्यू हो जाएगा आपका, तो ये आपका क्या म्यू नॉट N1 N2 I1 A2 डिवाइडेड बाय 2R1 और पूरे के डिवाइड में आ जाएगा आपका I1। तो हमने कहा I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, तो M इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, M इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 A2 डिवाइडेड बाय 2R1। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा किसका, म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए, अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए, इसके लिए अन्योन्य प्रेरकत्व का ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, ये डेरिवेशन हो जाएगा। बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड जो है इसकी वजह से कितना फ्लक्स पास हो रहा है सेकेंडरी कॉइल से वो निकालेंगे, फिर हम अन्योन्य प्रेरकत्व का फॉर्मूला लगा देंगे, m इज इक्वल टू N2 डिवाइड बाय I1। ठीक, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके जस्ट हमने क्या करना है, वैल्यू निकाल देना है, डेरिवेशंस कर लेना है कंप्लीट। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। देखो अब हम आते हैं किसमें, हम आ जाते हैं एलसीआर परिपथ में, मतलब अल्टरनेटिंग चैप्टर में। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अल्टरनेटिंग करंट का है। तो क्वेश्चन नंबर है 6, क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। देखो 6 नंबर क्वेश्चन है, एलसीआर संयोजन के लिए श्रेणी क्रम अनुनादी परिपथ बनाइए। इस परिपथ के लिए अनुनादी आवृत्ति का सूत्र प्राप्त कीजिए। किसका सूत्र निकालना है, अनुनादी आवृत्ति का सूत्र निकालना है। 17, 23, 24, 16, 22, 23 में 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मतलब अलग अलग सेट्स में। ठीक है ना, अलग अलग सेट में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो देखिए सबसे पहले आपको बनाना है, परिपथ बनाना है। सबसे पहले परिपथ बनाना है, क्या बनाना भाई, परिपथ बनाना है। किसका, श्रेणी अनुनादी परिपथ का, एलसीआर परिपथ बनाना है। तो एल आपका इंडक्टर, फिर आपका आ जाएगा कैपेसिटर, फिर आपका आ जाएगा रजिस्टर। ठीक, और इसके अक्रॉस हम क्या लगा देंगे, एक अल्टरनेटिंग सोर्स लगा देंगे। V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी डाल देंगे यहां पे। ठीक है, देखो ये इंडक्टर है L, ये कैपेसिटर है C, ये हमारा रेजिस्टर है R। इस इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज मान लेते हैं VL है, इसके अक्रॉस वोल्टेज VC है, और इसके अक्रॉस वोल्टेज आपका VR है, और मान लेते हैं इस परिपथ में धारा है आपका I। कितनी धारा है भाई, I धारा है। ओह सर बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। क्या करेंगे, इस परिपथ के लिए अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक निकालना है। तो अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक निकालने के लिए सबसे पहले अनुनाद की स्थिति आपको पता होना चाहिए। अनुनादी स्थिति क्या है, तो देखो इस परिपथ में अगर धारा I है तो इस एलसीआर परिपथ, एलसीआर परिपथ में धारा, एलसीआर परिपथ में धारा कितना,
तो एलसीआर परिपथ में धारा हो जाएगा बेटा I इज इक्वल टू वी बाई जेड या I नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई जेड, है ना। अच्छा, तो I नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका वी नॉट बाई जेड, और वी नॉट बाई जेड हो जाएगा आपका आर स्क्वायर ब्रैकेट में एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक, अब अनुनाद के लिए जो अनुनाद की स्थिति होता है बेटा, अनुनाद के लिए देखो, अनुनाद के लिए बेटा जो आई नॉट है ये मैक्सिमम होना चाहिए। आई नॉट क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। अगर आई नॉट मैक्सिमम है बेटा तो उस केस में जेड का वैल्यू क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। तो जेड क्या है भाई? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो हमने कहा इसका वैल्यू मिनिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए इसका वैल्यू? इसका वैल्यू होना चाहिए मिनिमम। तो हम लिखेंगे अतः जेड मिनिमम के लिए, जेड मिनिमम के लिए देखो ये मिनिमम तभी होगा जेड जब आपका एक्सएल माइनस एक्सी का वैल्यू क्या होगा? जीरो होगा। एक्सएल माइनस एक्सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगर एक्सएल माइनस एक्सी अगर जीरो है तभी आपका जेड क्या होगा बेटा? मिनिमम होगा, जेड मिनिमम होगा। अगर एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, सॉरी एक्सएल माइनस एक्सी इज इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब यहां से आप लिख सकते हैं एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। ओहो सर बहुत सुंदर। तो एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो हमने कहा एक्सएल अगर एक्सी के इक्वल है तो एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, तो एक्सएल इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज ओमेगा एल। एक्सी इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी। तो हमने कहा ओमेगा के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ओमेगा स्क्वायर एल इसके डिवाइड में जाएगा तो 1 अपॉन एल सी। तो हमने कहा ओमेगा आपका आ जाएगा यहां से बेटा 1 अपॉन रूट ऑफ एल सी, 1 अपॉन रूट ऑफ एल सी। ओहो सर बहुत सुंदर, गजब। तो हमने कहा ओमेगा बराबर क्या होता है? तो ओमेगा बराबर होता है आपका 2 पाई एफ, और 2 पाई एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ एल सी। तो एफ जो है एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई, 1 अपॉन 2 पाई रूट ऑफ एल सी। और इसी को हम सिंपली क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं अनुनादी आवृत्ति। यही हमारा एफ जो है यही अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक है। अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक है, इसी को हम अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? यहां तक समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? जल्दी से बताइएगा बेटा। ये बेसिकली जो क्वेश्चंस आया हुआ था ये हमारे 2 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ था शायद। ठीक है ना? हाँ चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, ट्रांसफार्मर की रचना करना और इसकी कार्यविधि को एक्सप्लेन करना है। ठीक, नेक्स्ट पार्ट में हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट पार्ट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज के वीडियो में बस इतना ही। तो जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है बेटा तो लाइक कर दीजिए, शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। लाइक 1000 का टारगेट है भाई, 1000 लाइक इस पे आ जाना चाहिए। कमेंट 200 कमेंट का टारगेट है। ठीक, 1000 लाइक एंड 200 कमेंट्स आते ही नेक्स्ट पार्ट आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट पार्ट हम लोग अपलोड कर देंगे। तो नेक्स्ट पार्ट आपका कंटिन्यू है, पार्ट आपका 5 आएगा इसके बाद, जिसमें बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट हम रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स तक के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे।
ठीक है। तो जिन बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा बेटा प्लीज लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। एक प्यारा सा कमेंट अगर कमेंट सेक्शन में अगर आप लिख देते हैं तो मोटिवेशन जो है वो डबल ट्रिपल हो जाता है। तो इसलिए एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सो मच एंड बाय बाय।